हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर धातु और धातु। इसके हम 4 वीडियो पहले भी दे चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के इसको देख सकते हैं। सारी बातों को बारीकी से व्याख्या किया गया है। कल हम लोग पढ़े थे धातु क्रम के बारे में कि धातु क्रम क्या है। तो हम लोग अयस्क जो निकालते हैं धरातल में, और धरातल से जब अयस्क निकालते हैं तो उसमें कई सारी अशुद्धियां होती है, और इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए हमने कई तरीके देखे थे, जिनमें धातु क्रम में सबसे पहले हमने देखा था धातु का शोधन। क्या पढ़ा था हमने? अयस्कों का शोधन। इसके लिए हमने क्या किया था? सांद्रण करने के लिए सबसे पहले हम लोग हाथ से चुन करके तब चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण, फेन पलवन, प्रक्षालन इत्यादि विधि को हमने अपनाया था। फिर जो सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ था उसको पहले हम लोग ऑक्साइड में बदले थे, क्योंकि हम जानते हैं कि सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों से सांद्रण अच्छी नहीं की जा सकती है। तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग किए थे? ऑक्साइड अयस्कों में बदले थे। बदलने के लिए निस्तापन और भर्जन विधि का उपयोग हमने किया था। निस्तापन और भर्जन क्या है तो इसके बारे में भी हमने डिटेल्स, और उसमें दोनों में क्या अंतर है इसका भी हमने पूर्ण रूप से देखा था। फिर धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए हमने अवकरण विधि अपनाया था, और अवकरण करने के लिए हमने देखा था कि जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होती है उसको सीधे गर्म कर देते थे तो उससे प्राप्त हो जाता था नहीं। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उष्मा का उपयोग रासायनिक अवकरण में कार्बन और फिर एल्यूमिनियम और एल्यूमिनोथर्मिक विधि तक हमने कल देखा था, और वैद्युत अपघटन की विधि को भी हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज चलेंगे धातुओं के शोधन की प्रक्रिया देखते हैं कि धातुओं की शोधन क्या है। देखिए, आपके पास बहुत सारी धातु है और इन धातुओं का शोधन किस तरह से करते हैं। ये अशुद्ध धातु जो होती है उसको शोधन करना। मान लीजिए आपके पास धातु प्राप्त हुआ और इस अधातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसके शोधन करने के लिए पहला विधि हमारा गलनिक पृथक्करण विधि। मान लीजिए कोई अशुद्ध धातु प्राप्त हुआ है और उससे आपको शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो कौन विधि अपनाएंगे? गलनिक पृथक्करण विधि। अब कहेगा ये क्या है सर? देखिए, ऐसे मिश्रण जिसमें एक अपद्रव्य को कम तापमान पर और एक को ज्यादा तापमान पर जब गलता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? गलनिक पृथक्करण विधि। अब देखिए, उसको क्या किया जाता है कि कोई भी आपके अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों को उसको गलाया जाता है तापमान पर। और जैसे देखिए, एक सीढ़ी ले लीजिए, एक सीढ़ी जैसा हो गया, ये पट्टी है, नीचे आप आग कर दीजिए यानी गर्म। इसको क्या कर देंगे? गर्म। ज्वाला लग रही है, इसको गर्म हो रहा है। ऊपर से अयस्क डालिए, ऊपर से क्या डालिए? अयस्क। अयस्क या शुद्ध अशुद्ध, देखिए अशुद्ध धातु। अब ऊपर से आप डाल रहे हैं, जैसे ऊपर से डालेंगे तो जो शुद्ध होगा, शुद्ध वो गलेगा पहले, अशुद्धि गलेगी देर से। शुद्ध जो धातु होगा वो गलेगा जल्दी जल्दी, अशुद्ध होगा वो गलेगी देर से। तो जो शुद्ध होगा वो जल्दी जल्दी गल करके आगे आकर के चली आएगी, अशुद्धियां रह जाएगी पीछे। ठीक है, जो शुद्ध होगा वो गलेगा जल्दी तो वो आगे आ जाएगी, और जो अशुद्धियां होगी वो गलेगी पीछे तो वो पीछे रह जाएगी। और जैसे ही आगे आएगी तो दूसरे बर्तनों में यानी दूसरे पात्र में यह हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कौन कहलाता है? हमारा गलनिक पृथक्करण विधि। याद रखेंगे कौन विधि? हमारा गलनिक पृथक। कैसे करेंगे समझ गए? कि एक पट्टी लेंगे, पट्टी समझिए एक तरह से बर्तन, और उसको क्या करेंगे हम लोग? तिरछी करके रख देंगे, और उसमें क्या करेंगे? नीचे से हम लोग गर्मी देंगे। जैसे गर्म करेंगे या ऊपर से अशुद्ध देंगे, अशुद्ध पदार्थ यानी कि जो आपने अभी तक अयस्कों को जो सांद्रण किया और धातु का शोधन किया उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां अभी भी है। तो अब क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा? तो कुछ ऐसे धातु हैं जो जल्दी गलते हैं और कुछ अशुद्धियां जल्दी नहीं गलती है। तो ऐसी स्थिति में इसको अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? गलनिक पृथक्करण विधि। अब ऊपर से जैसे डालेंगे या नीचे से गर्मी लगेगी तो शुद्ध धातु है वो गल जाएगी, शुद्ध धातु है क्या हो जाएगी? गल जाएगी। जैसे गलेगी वह नीचे गिरेगी। क्लियर? और शुद्ध धातु आपको यहाँ प्राप्त हो गया, शुद्ध धातु यहाँ क्या हो गया? प्राप्त हो गया। अशुद्धि रास्ते में ही रह गया। जब तक अशुद्धियां नीचे आएगी तब तक बर्तन को हम लोग हटा लेंगे। तो इस तरह से शुद्ध धातु मिल गया हमें। चलिए, अगला हमारा है वैद्युत अपघटन विधि। अगला क्या हमारा? वैद्युत अपघटन विधि। इसका कल भी हमने चर्चा किया था, फिर भी समझिए क्या है वैद्युत अपघटन विधि। एक विद्युत अपघटनी लीजिए। क्या लेंगे हम लोग? विद्युत अपघटनी। एक प्लेट ले लीजिए, जस्ता का हो, तांबा का, कोई भी बर्तन, कांच का प्लेट हो ले लीजिए।
और इसमें शुद्ध धातु के प्लेट, शुद्ध धातु के प्लेट जिसको हम लोग कहते हैं कैथोड, हो गया। और इसमें एक अशुद्ध धातु का प्लेट जिसको कहते हैं हम लोग अशुद्ध धातु, तो उसको कहते हैं हम लोग एनोड। ये शुद्ध है, याद रखिएगा। शुद्ध धातु के प्लेट को क्या बोलेंगे हम लोग? कैथोड। अशुद्ध धातु को क्या बोलेंगे हम लोग? एनोड, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक तरल पदार्थ लिक्विड लेंगे, एक विद्युत अपघटनी विलयन, कोई भी विद्युत अपघटनी विलयन ले लीजिए, विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन। और इसमें हम कोई मतलब सांद्रित अयस्क को अभी डालेंगे। जैसे डालेंगे तो इस ये जो शुद्ध धातु होगा पहले कहाँ जाएगा? एनोड पर, और एनोड से वह फिर मुक्त होकर के विलयन में घुल जाएगा, और घुलने के बाद वो फिर कैथोड पर आकर के क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। कैथोड पर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है, देखिएगा, एनोड का आकार धीरे धीरे क्षीण होने लगा, पतला होने लगा, और कैथोड का आकार धीरे धीरे क्या होने लगा? मोटा होने लगा। तो समझिएगा कि शुद्ध धातु कहाँ आ रही है? कैथोड पर आ रही है। शुद्ध धातु कहाँ आ रही है? कैथोड पर आ रही है। अब इसको आप क्या करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देंगे, कैथोड को बाहर निकाल लेंगे, और उसको हम लोग छिल छिल करके बाहर निकाल लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना होता है कि कैथोड पर ना एकत्रित होता है, तो इसको अलग करने के लिए, इसको अलग करने के लिए इसके ऊपर ना एक परत चढ़ा दिया जाता है, ताकि उसको बाहर आसानी से निकाला जा सके, यानी छील करके हटाया जा सके। इसलिए कैथोड के ऊपर ना एक प्लेट लगा दिया जाता है, ताकि आसानी से उसको हटाया जा सके। कोई दिक्कत? अब जो अपद्रव्य बच गया, इसके अशुद्धियां जो बच गई, वो क्या होता है? एनोड के नीचे। अशुद्धियां जो बच गई वो कहाँ रहती है? एनोड के नीचे जाकर के जमा हो जाती है। क्लियर? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे वैद्युत के अपघटन द्वारा, नहीं शोधन। तो हमने देखा पहला गलनिक पृथक्करण, दूसरा वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। तो हमने बताया गलनिक में क्या करेंगे? ऊंचाई से गिराएंगे, एगो जल्दी गलेगी, एगो नहीं गलेगी, नहीं। तो अशुद्धि वाला धीरे धीरे गलेगी, धीरे धीरे नीचे उतरेगी, शुद्ध वाला जल्दी गलेगी, जल्दी नीचे उतरेगी। ये हो गया। अब वैद्युत अपघटनी में किसका उपयोग? शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, ना, कैथोड और एनोड का। आपसे परीक्षा में पूछता क्या है? मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि शुद्ध धातु का प्लेट तो कैथोड, अशुद्ध धातु का प्लेट। वैद्युत अपघटनी में किसका विलयन? तो सल्फ्यूरिक अम्ल या अन्य प्रकार के कोई भी अपघटनी विलयन का उपयोग किया जाता है, और इसमें कैथोड पर मुक्त होता है। कहाँ पर? शुद्ध धातु कहाँ जाती है? कैथोड पर। इसी तरह से हम लोग तांबा का भी शोधन करते हैं। तांबा जो हम लोग निकालते हैं ना, तो तांबा के मुख्य अयस्क होते हैं कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट। लेकिन तांबा जब निकाल लेते हैं तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। तांबा जो निकाल लेते हैं ना, वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। टीन जो हम लोग निकालते हैं अयस्क से, तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। तो उसको पूरा पूरा शुद्ध करने के लिए, समझिए एक तरह से, तब वैद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फिर इसी तरह से अपघटनी लिया जाता है, इसमें कॉपर सल्फेट की विलयन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कॉपर सल्फेट की विलयन। जैसे कॉपर सल्फेट की विलयन लेंगे तो वहां पर अभिक्रिया होती है। क्या होती है? वहां पर अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के बाद जो मतलब शुद्ध धातु होता है कॉपर यानी तांबा, वो तांबा कैथोड के चारों ओर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। और अपद्रव्य एनोड के नीचे क्या हो जाती है? जहां एनोड के नीचे जमा होते हैं, इसको एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एनोड मड भी कहते हैं, जहां कचरा जमा होता है। तो इस तरह से तांबा का शोधन भी हम लोग करते हैं वैद्युत अपघटनी में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब आगे हमें पढ़ना है सोडियम धातु का निष्कर्षण। देखिए, सोडियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है। देखिए, सोडियम धातु अधातु पहचानने का भी एक तरीका है, याद रखिएगा। सामान्यतः जिसके अंतिम में मोमो लगा रहेगा, मोमो, वो शब्द होता है धातु। याद रखेंगे, जितने भी अंतिम में मोमो रहेगा ना, तो क्या बोलिएगा आप उसको? जैसे देखिए, लिथियम, तो अंतिम में क्या आया? मो। बेरिलियम, मो, नहीं। इसी तरह से सोडियम, एल्यूमिनियम, नहीं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सबके अंतिम में क्या रहा है? मोमो। तो सामान्यतः मोमो वाला जो रहेगा, समझ जाइएगा, धातु। लेकिन एक अपवाद में है, याद रखिएगा, हीलियम। हीलियम क्या है? अधातु नहीं, अतिधातु नहीं है, वो अक्रिय है ना। तो उसको हम अलग कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो मोमो वाला समझ गए, अब बाकी रो तो प वाला सब रहेगा, वो सब समझ जाएंगे अधातु। क्लियर? तो धातु अधातु समझ गए। तो सोडियम अंतिम में क्या है? मो है। तो ये कौन हो गया हमारा? इसका संकेत क्या होता है? याद रखेंगे, तो Na। इसका संकेत कितना होता है?
Na। और परमाणु संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 11। परमाणु संख्या कितनी, 11। लेकिन ये बनती कैसे है, याद रखें सोडियम बनाई कैसे जाती है, तो खास करके हमारे देशों में, क्योंकि हमारे देश समुद्र के तीनों ओर से घिरा हुआ है और समुद्र के जल में सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक पाया जाता है, यानी NaCl। क्या पाया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर, दोनों अभिक्रिया करती है तो प्लस, इसमें रहती है ऋण आयन, रहते हैं ना, ये समुद्र में पाया जाता है। लेकिन इसी से डायरेक्ट हम लोग सोडियम नहीं निकालते हैं, निकालने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। इसके अंदर ना क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब मिला करके इसको जब गर्म करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, क्योंकि वहां पर गर्म करने पर ये पिघलता नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। यानी इसको जब हम गर्म करेंगे सोडियम क्लोराइड को, तो गर्म करने के बाद ये सोडियम अलग हो जाएगी और फिर से क्लोरीन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब ये सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दिया था, किसको, क्लोरीन को, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लेता है, यानी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हुआ किसी को दिया था तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसको कम था, तो प्लस जो था तो अब हो गया सीधे सोडियम परमाणु। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो एक किसी से लिया था, एक किसी से लिया है, तो अगले चरण में वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को वापस कर देगा, माने दे देगा कि तुम ले लो, एक तुम क्या करो, ले लो। लेकिन यहाँ क्लोरीन के 2 अणु होते हैं, इसलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या समझा कि जब ऐसे समझिए आपसे परीक्षा में पूछेगा कि सोडियम धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है, तो आप लिखेंगे भारत में सोडियम प्राप्त करने के लिए समुद्र के जल में पाए जाते हैं सोडियम क्लोराइड। उस सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने से सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाती है। ये सोडियम जो है वह कैथोड पर, क्लोरीन जो है एनोड पर हमें प्राप्त होती है। सोडियम को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, ऊपर से कैल्शियम क्लोराइड। क्या मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड का कोई विशेष महत्व यहाँ पर है नहीं, लेकिन अभिक्रिया कराने के लिए, अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमें मिलाना पड़ता है। कोई दिक्कत, चलिए। अब दूसरा हमारा है जस्ता। दूसरा धातु हमारी क्या है, जस्ता है। जस्ता की भी कई अयस्क है, याद रखिएगा। जस्ता के पहला अयस्क है जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट। ये सूत्र समीकरण याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा आपसे कि जस्ता के अयस्क है, तो जिंक ब्लेड संकेत क्या होगा, तो ZnS, कैलेमाइन ZnCO3 और जिंकाइट ZnO। क्लियर। अब आपसे पूछता है जस्ता के प्रमुख अयस्क हो गया, ये सब याद रखिएगा। लेकिन जस्ता का अयस्क है, लेकिन हम निकालते किससे हैं, तो निष्कर्षण मुख्य रूप से कैलेमाइन और जिंक ब्लेड, यानी जिंक ब्लेड और कैलेमाइन से ही करते हैं। अब देखिए सबसे पहला हमारा है जो कैलेमाइन है, ZnCO3। अब सीधी सीधी बात समझिए कि अभी अभी आप पीछे कल पढ़े थे कि ये कार्बोनेट अयस्क हो गया। क्या हो गया ये हमारा, कार्बोनेट अयस्क। क्या बताइए कि इससे धातु का शोधन हो सकता है, नहीं, क्योंकि कार्बोनेट अयस्क है तो इसको पहले ऑक्साइड के अयस्कों में बदलना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सीधा गर्म, जैसे गर्म करेंगे तो बनेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा हमें, जिंक ऑक्साइड। और साथ ही साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, ये CO2 क्या हो जाएगी, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए, क्योंकि कार्बोनेट अयस्क था ये तो निकलेगा नहीं, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब हमें जो प्राप्त हुआ जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या बन गया आपको, ऑक्साइड। तो अब इसमें कोक या चारकोल कुछ भी मिलाइए, कोक या चारकोल मिलाइए। चलिए हम इसमें कोक मिला देते हैं, C मिला दिए, तो फिर से अब क्रिया करेगा, बनेगा Zn प्लस CO। क्या बनाएगा, Zn प्लस CO। आ गया Zn जस्ता, समझ रहे हैं ना, कि हमें कैलेमाइन से, यानी कि जिंक कार्बोनेट समझिए, तो उससे हम लोग अभिक्रिया करेंगे, क्योंकि वह कार्बोनेट अयस्क है। तो ऐसी स्थिति में पहले उसको गर्म करेंगे, तो जो कार्बोनेट अयस्क है वो किस में बनेगा, पहले ऑक्साइड अयस्क में, और ऑक्साइड अयस्क को फिर कोक से मिला करके अभिक्रिया कराएंगे तो हमें जिंक धातु की प्राप्ति होगी। तो परीक्षा में पूछेगा आपसे कि जस्ता धातु का निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं, तो आपको पूरा याद रखना होगा। लिखिएगा जस्ता धातु का संकेत Zn, इसके प्रमुख अयस्क हैं जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। फिर लिखेंगे जिंक, कैलेमाइन से सांद्रण के लिए, कैलेमाइन से सांद्रण के लिए क्योंकि वह कार्बोनेट अयस्क है, तो पहले उसे हम लोग ऑक्साइड के अयस्क में बदलेंगे।
ठीक है, पहले इसको किसमें बदलेंगे, ऑक्साइड। तो अब लिखिएगा ZnCO3 तीर गर्म ZnO प्लस CO2 हो गया। अब लिखेंगे ऑक्साइड एस कब हमें मिल गया है, अब ऑक्साइड एस को फिर से कोक मिला करके जब गर्म करेंगे, कोक मिला करके जब गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा जस्ता की धातु। तो लिखेंगे ZnO प्लस C तीर Zn प्लस CO। क्लियर, इतना लिखिएगा तो आपका समीकरण पूरा होगा और आपकी परीक्षा के हिसाब से जितने मार्क हैं वो मिलेंगे। क्लियर। अगला हमारा है जिंक ब्लेड। अब क्या हमारा, जिंक ब्लेड। क्लियर। अब जिंक ब्लेड है तो अब जिंक ब्लेड का मतलब ZnS, ये सल्फाइड एस्क है। सल्फाइड एस्क होता है भर्जन से। अभी जो कार्बोनेट एस्क देखे वो निस्तापन की क्रिया थी, लेकिन सल्फाइड एस्क किस में होती है, भर्जन की क्रिया में। तो इसमें हम लोग बाहर से क्या करेंगे, ऑक्सीजन से इसको गर्म करेंगे, यानी 3O2 2ZnS प्लस 3O2। अब इसको करेंगे हम लोग भर्जन। क्या करेंगे, भर्जन। भर्जन का मतलब कि वायु की उपस्थिति में गर्म करना, वायु की उपस्थिति में गर्म करना। तो प्राप्त होगा 2ZnO। वही फिर से जिंक ऑक्साइड, क्या प्राप्त होगा आपको, जिंक ऑक्साइड। साथ ही साथ इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त होती है, और इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। अभी जो आपको मिला जिंक ऑक्साइड, क्या ये जस्ता है क्या, नहीं। फिर से इसमें कोक मिला दीजिए, 2ZnO प्लस C तीर हो जाएगा Zn प्लस CO2। यहां भी लिख देंगे, नहीं यहां नहीं होगा, CO2 होगा, Zn प्लस CO2। अब ये जो Zn मिल गया आपको, समझ रहे ना। तब पहले कैलेमाइन हो या जिंक ब्लेड हो, सल्फाइड एस्क है या कार्बोनेट एस्क है, पहले किस में बदले हमने, ऑक्साइड एस्क में। और जब ऑक्साइड एस्क में हमने बदल दिया, फिर उसको किस में बदल दिया हमने, जिंक धातु में। तो इस तरह से धातु का शोधन देख रहे हैं ना। तो हमने अभी सोडियम का शोधन किया और फिर हमने किसका किया, जस्ता का किया। अब चलेंगे हम लोग मरकरी की तरफ। देखिए मरकरी यानी इसका संकेत होता है, याद रखेंगे, Hg। क्या होता है, Hg। इसको हम लोग पारा भी बोलते हैं, परीक्षा में पारा भी रह सकता है, या इसके प्रमुख एस्क, इसके प्रमुख एस्क हैं सीनेवार। याद रखिएगा इसके प्रमुख एस्क क्या है, सीनेवार। इसका संकेत क्या है, याद रखिएगा, सीनेवार का होता है HGS। अब सीधी सीधी बात समझ रहे हैं कि HGS अगर है इसका मतलब ये कौन सा एस्क हुआ, सल्फाइड एस्क। ये कौन सा एस्क, सल्फाइड। तो सल्फाइड एस्क तो कौन विधि अपनाना होगा, निस्तापन या भर्जन, नहीं गलती हो गया, निस्तापन तो कार्बोनेट के लिए होता है, निस्तापन की क्रिया किसके लिए, कार्बोनेट के लिए। भर्जन की क्रिया अपनाना होगा, किसका, भर्जन। भर्जन का मतलब हुआ कि इसको वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे। चलिए भर्जन करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, भर्जन। तो हमें क्या मिलेगा, तो 2HgO है ना, यानी इसका मरकरी का ऑक्साइड प्लस में क्या मिलेगा, 2SO2। क्लियर हो गया। अब आपके पास जो मिला 2HgO, इसमें फिर से कोक मिला दीजिए, कोक या कोई भी कार्बन प्लेट मिला दिए, तब बनेगा आपको क्या, तो Hg प्लस CO2, और गैस के रूप में वह बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, गैस के रूप में बाहर तो आपने अभी तक क्या देखा, आपने अभी तक क्या देखा कि अभी जो हमारे पास क्या मिला है, क्या मिला, सीनेवार। क्या मिला, सीनेवार। सीनेवार का सूत्र क्या है, HgS। जैसे हमने S देखा तो हमको समझ में आया कि ये सल्फाइड एस्क है, इसका मतलब इसको भर्जन करना पड़ेगा। भर्जन करने के लिए वायु की उपस्थिति में हमने भर्जन किया, तो हमें क्या मिला, सीनेवार ऑक्साइड, और सीनेवार ऑक्साइड के कोक के साथ मिलाकर के गर्म कर दिए तो क्या मिल गया हमको, कोई दिक्कत। चलिए तो ये थे हमारे किसका भर्जन, मरकरी का। अब हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सांद्रित सिनेवार को जब चारकोल से गर्म करते हैं तो अभिक्रिया हम तो पूरा बता ही दिए समीकरण। आगे चलेंगे हम लोग एल्यूमिनियम का, Al एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम के भी कई एस्क होते हैं, लेकिन मूल रूप से हम निकालते किससे है, तो बॉक्साइड से। एल्यूमिनियम के प्रमुख एस्क याद रखेंगे, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। आपसे परीक्षा में पूछेगा, हो सकता है कि पूछेगा कोरंडम, पूछेगा ऐसे कोरंडम किसके एस्क हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग, सीनेवार। बॉक्साइड किसके एस्क हैं, तो आपसे पूछेगा तो लिख देंगे एल्यूमिनियम।
क्रायोलाइट किसके अयस्क हैं? तो क्या बताएंगे आप? एल्यूमिनियम का। तो आप कहेगा सबसे महत्वपूर्ण कौन? तो आपसे परीक्षा में यही पूछता है ज्यादा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट, कभी कभी कोरंडम भी पूछ देता है, लेकिन पूछेगा ज्यादा कौन? ठीक है, क्योंकि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील धातु है, एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील धातु है, फिर भी हम लोग भोजन बनाने वाली बर्तन के रूप में उसका उपयोग क्यों करते हैं? तो इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम जो रहता है ना, वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अच्छा चालक होने के कारण उसमें अगर थोड़ा सा भी गर्मी देते हैं, नहीं, तो जल्दी भोजन पक जाता है, उसमें जल्दी भोजन पक जाता है। तो इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम बर्तन। क्रियाशील है लेकिन भोजन जल्दी पक जाता है, उसमें ऊष्मा कम खपत होती है, इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम बर्तन का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः हम लोग किससे करते हैं? बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र क्या है? तो Al2O3, Al2O3 इंटू 2H2O। आपसे परीक्षा में इसका सूत्र भी पूछेगा। तो एल्यूमिनियम का क्या है? Al2O3 इंटू 2H2O। अब आगे चलेंगे, इसमें सांद्रित बॉक्साइट को, जब सांद्रित अभी कर लिए, पहले अभी पीछे बताए थे ना कि हाथ से चुनना, फेन पलबंद, नहीं, चुंबकीय पृथक्करण, क्लियर? तो ऐसे सांद्रित जब हो गया, अब उसमें क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। क्या मिलाएंगे हम उसमें से? सोडियम। जो बॉक्साइड है, बॉक्साइड में क्या मिलाएंगे? सोडियम कार्बोनेट। और मिला करके जब गर्म करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या मिलता है हमें? सोडियम एल्यूमिनेट। जो सूत्र देखिए, देखिए पहले हमारा है Al2O3, ये हमारा क्या है? बॉक्साइड। अब इसमें सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, CO3 मिला दिए। अब इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने यानी कि गर्म, जैसे गर्म करेंगे तो बनेगा क्या हमें? तो एल्यूमिनेट। क्या प्राप्त होगा? 2NaAlO2। क्या प्राप्त होगा आपको? 2Na, नहीं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इससे CO2 से हमें मतलब नहीं है, हमें मिलेगा क्या? तो एल्यूमिनेट मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो आपने क्या समझा कि जो सांद्रित अयस्क है, आपने क्या समझा? जो सांद्रित अयस्क है उसमें क्या मिलाएंगे हम लोग? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट मिला करके और जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें? सोडियम, ये सॉरी, एल्यूमिनेट मिलता है। ठीक है, अब इस एल्यूमिनेट जो आपको मिला, अब इसमें क्या करेंगे? अवशेष को हम लोग, इसके अवशेष को पहले जल के साथ मिला देंगे। जो अभी मिला उसमें क्या मिला देंगे? जल। और सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है। जो अभी सोडियम एल्यूमिनेट था वो जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। जबकि अबिल्य कुछ पदार्थ हैं, अबिल्य रह जाता है, इसे छान करके अलग कर दिया जाता है। अभी जो आपने अभी सांद्रित अयस्क प्राप्त किया, उसको कहाँ रख देंगे हम लोग? जल में। जल में जैसे ही रखेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है, लेकिन अपद्रव्य रह जाता है। अब उसको आप क्या कर दीजिए? बाहर कर दीजिए छान के। अब छनित द्रव में 50 से 60 डिग्री सी ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। अभी जो छनित द्रव आपने निकाला, यानी सोडियम एल्यूमिनेट जो उसमें मिला हुआ था, उसको जब हम निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे? 50 से 60 डिग्री पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित, तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, AlOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, जब गर्म करेंगे 50 से 60 डिग्री सी ताप पर हवा का झोंका देंगे तो क्या मिलेगा हमको? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब अवक्षेप को छान कर फिर से सुखा लेंगे। और अवक्षेप को क्या करेंगे? छान करके सुखा लेंगे और उसको तीव्रता के साथ गर्म करेंगे, खूब तेजी से, तो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिना। देखिए, अब अभी जो आप ऊपर देखे थे क्या मिले था आपको? 2NaAlO2, वही चीज ना है। हाँ, यानी अभी जो आपने लिखा एल्यूमिनेट मिला, एल्यूमिनेट को फिर से हम जल में डालकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो ये जो देख रहे हैं वो एल्यूमिना है ना? फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, Al2OH3 को जब गर्म करेंगे, फिर से अब क्रिया करेंगे, तो ये हमें जो मिला ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, लेकिन अभी पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ है। एल्यूमिना वैद्युत अपघटन करने के बाद शुद्ध होता है। यानी अभी जो एल्यूमिना मिला है वो एल्यूमिनियम जैसा है, लेकिन पूर्णतः शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें अभी भी क्या है? हाइड्रोक्साइड है। अब इसको कहाँ ले जाएंगे हम लोग? वही पीछे वाला वैद्युत अपघटनी जो अभी पीछे पढ़ा रहे थे, वैद्युत अपघटनी में डाल दिए। अब इसमें किसको डालेंगे? वही एल्यूमिना को। जैसे डालेंगे तो जो शुद्ध होगा वो कैथोड के ऊपर में, एल्यूमिनियम के ऊपर में जाकर के क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। एल्यूमिनियम के ऊपर में क्या हो जाएगी? जमा। अब हम धारा प्रवाह बंद कर देंगे, एल्यूमिनियम को बाहर निकाल के छील छील करके निकालेंगे। इस तरह से हमें शुद्ध एल्यूमिनियम की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा टफ है, ध्यान रखेंगे, समीकरण सभी याद रखना होगा आपको। जैसे देखिए अभी क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग जो सांद्रित अयस्क है,
कौन? बॉक्साइड। बॉक्साइड में क्या मिलाएंगे? सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट से मिलने से बनता क्या है? तो एल्यूमिनेट। क्या मिलेगा? एल्यूमिनेट। फिर एल्यूमिनेट को 50 से 60 डिग्री तापमान पर जब गर्म करेंगे तो एल्यूमिनियम का क्या बनेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको एल्यूमिना कह सकते हैं। और एल्यूमिना को हम वैद्युत अपघटनी में जब ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? शुद्ध एल्यूमिनियम की प्राप्ति होगी। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो अभी तक शोधन करने के जो तरीके थे, आपने धातु ले लिया, नहीं ले लिया? तो धातु में कौन कौन लिया अभी? तो सोडियम आपने लिया, दूसरा धातु आपने लिया मरकरी, सॉरी जस्ता, तीसरा लिया मरकरी और चौथा लिया एल्यूमिनियम। अब हमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट परीक्षा के लिए अगर कहिए तो आपसे पूछता है संक्षारण क्या है। तो संक्षारण का मतलब समझना मेरे भाई, उसका मतलब होता है जंग लगना। संक्षारण का मतलब क्या? जंग लगना। देखिए, आपके घरों में लोहा तो आती होगी, नहीं आती होगी? और लोहा के समान वस्तु आती है, जब मार्केट से आती है तो चमचमाती रहती है, लेकिन जैसे ही घर पर रखते हैं 1 से 2 दिन रखने के बाद उसमें जंग, काली काली परत उस पर जम जाती है, भूरी भूरी जम जाती है। इसी को कहते हैं हम लोग संक्षारण। क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण। अगर यही ज्यादा दिनों तक रह जाती है, ज्यादा दिनों तक यह रह जाती है और रहने के बाद धीरे धीरे देखिएगा उसकी परत दर परत कमजोर होने लगी, टूटने लगी, तो इसको कहते हैं हम लोग धातु का जंग लगना। तब क्या बोलेंगे हम लोग? धातु का जंग लगना, नहीं कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए आपके घर के खिड़की को देखे होंगे, तो जब लोहा आया था खरीदा के तो चमचमा रहा था, 2 4 5 दिन रख दिए तो उसमें काला काला परत जम गया, एकदम काला काला भूतनी जैसन हो गया। क्या है कि नहीं? और तो उनके बाद जो है 2 4 साल रह गया, 5 साल 10 साल रह गया, तो देखिएगा उसका दोनों तरफ का जो है लोहा धीरे धीरे खिया गया। क्या है कि नहीं? अब हाथों से खींचते हैं कि टूट जाता है। जैसे हमारे सामने में एक मकान है पुराना वाला, देख रहे हैं, उसकी खिड़कियां का देखिए सब रोडे भाग गया, लकड़ी रखा हुआ और रोडे सब भाग गया आधा से ज्यादा। वो कहाँ चला गया? वही जंग लग के क्या हो गया? टूट गया। तो जंग लगना समझ गए ना? जंग लगना समझ गए कि कोई भी धातु होती है और उसके के ऊपर भूरी भूरी काली काली परत जम जाती है तो इसको कहते हैं धातु का संक्षारण। लेकिन ज्यादा समय तक हो जाती है तो उसके परत दर परत टूटने लगती है, इसी क्रिया को कहते हैं हम लोग जंग लगना। तो जंग लगना और संक्षारण लगभग दोनों सेम है, केवल परिभाषा का अंतर समझिए एक तरह से है। हाँ, लेकिन संक्षारण की क्रिया होती है तुरंत और जंग लगता तुरंत नहीं है, उसमें टाइम लगता है, नहीं, धीरे 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 लगता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, जंग लगना अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कीमती चीज लाए खरीद करके कोई चीज आप, और वो जंग लग जाए, अच्छा रहेगा क्या? नहीं। लेकिन सबसे पहले तो ये जानेंगे ना कि जंग लगने के क्या शर्त है। आखिर कोई जंग लगता क्यों है यार, ये समझो पहले। क्या? तो जंग लगने के शर्त, तो पहला शर्त है ऑक्सीजन। कोई भी धातु ऑक्सीजन से विक्रिया जब करती है, कोई भी धातु क्या करती है? ऑक्सीजन से विक्रिया करती है तो बनाती है ऑक्साइड। क्या बनाती है? ऑक्साइड। और यही ऑक्साइड के कारण उसके ऊपर काली काली भूरी भूरी परत जम जाती है, उसी को कहते हैं हम लोग जंग लगना। तो मेन कारण जंग लगने का मेन शर्त क्या है? ऑक्सीजन। दूसरा है अम्ल। दूसरा क्या हमारा? अम्ल। हमने पढ़ाया था कि धातु को जैसे अम्ल दीजिएगा जल्दी से गल जाएगी, नहीं गल जाएगी, जल्दी से ना उसमें धातु में क्या हो जाएगी? उसकी परत टूटने लगेगी। तो आप समझ गए कि जंग लगना का शर्त कौन कौन? तो पहला हो गया ऑक्सीजन और दूसरा हो गया अम्ल और तीसरा है नमी। नमी, वायुमंडल में अगर नमी रहती है तो जंग जल्दी लगती है और वायुमंडल में अगर नमी नहीं रहेगा तो जंग जल्दी नहीं लगेगा। जैसे देखिए, अगर आप समुद्री क्षेत्रों वाले शहरों में जाइएगा, समुद्री क्षेत्र वाले शहर जैसे मान लीजिए मुंबई है, कोलकाता है ना, ऐसे शहरों में जाइएगा तो वहां के लोहा में जल्दी जंग लगेगा। लेकिन चले जाइए राजस्थान वाले में, राजस्थान वाले शहरों में, तो वहां लोहा में जल्दी जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ समुद्र के किनारे वाले सब जगह में नमी वायुमंडल में ज्यादा है, तो लोहा भी नमी को क्या करती रहती है? खींचती। लेकिन राजस्थान वाले में चले जाएंगे तो वहां पानी की कमी है, वहां वायुमंडल में नमी है ही नहीं, तो नमी नहीं है तो इसका मतलब क्या समझे? जंग नहीं लगेगी। क्लियर? परीक्षा में कभी कभी पूछता है ये भी कि मान लीजिए अगर आपके पास क्या है? समुद्री क्षेत्र है और राजस्थानी क्षेत्र है, बलुई क्षेत्र, तो जहां पर पानी नहीं है वहां जंग देर से लगेगी लेकिन देर से लगेगी। और जहां नमी ज्यादा है, जहां पर अम्ल ज्यादा है, वहां पर जंग जल्दी लगती है। तो जंग लगने के शर्त देख लिए कौन कौन? तो नमी, अम्ल और ऑक्सीजन। क्लियर? अब चलते हैं जंग लगने की रोकने के उपाय। जंग लग गया, टूटेगी, अब तो उसको रोकने का उपाय है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस जंग लगने से बचाने का उपाय, कोई भी धातु हो जंग लगने से बचाने का उपाय है पेंट। पेंट का मतलब होता है रंग। पेंट का मतलब रंग। आप मार्केट से कोई भी चीज लाए हैं और ला करके उसको क्या कर दीजिए? उसको क्या कर दीजिए? रंग दीजिए। लोहे की चीज है उसको रंग दीजिए तो जल्दी वह खराब नहीं होगी।
पेंट कर देने से क्या होता है कि जल्दी जंग उसमें नहीं लगती है। होता क्या है देखिए, धातु आप लाए, मान लीजिए धातु है और इसको अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो इस पर नमी का असर आएगा, ऑक्सीजन का असर आएगा और अम्ल का भी असर आएगा। नहीं आएगा प्रभाव, असर का मतलब प्रभाव, यानी कि ये धातु लोहा Fe ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा, बनाएगा फेरस ऑक्साइड, यानी जंग लगेगी। अब इसको क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। आप पेंट कर दीजिएगा तो सीधी सीधी बात है कि उसमें जंग नहीं लगेगी, क्योंकि उसका संपर्क वायु से क्या हो जाएगा, ये जो रंग है ना, ये रंग, ये वायु से संपर्क उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, वायु से संपर्क उसको तोड़ दिया, तो जिसके कारण ना उस पर अम्ल का असर पड़ेगा ना जल का असर पड़ेगा। देखिएगा ऐसे पानी दीजिएगा तो उस पर थोड़ा समय के लिए रुक भी जाएगी, लेकिन अगर रंग लगा दीजिएगा तब पानी डालिएगा तो रुकेगी नहीं, तुरंत बाहर आ जाएगी। इसका मतलब है कि जंग लगने से बचने का पहला उपाय क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, रंग लगा देंगे, है ना। दूसरा है तेल या ग्रीस लगा देंगे, तेल या ग्रीस लगा देंगे। अब कहेगा ये क्या हुआ भाई, देखिए तेल या ग्रीस लगा देने से अब वो जल्दी जंग नहीं लगेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई चमचमाती हुई तलवार है कि नहीं, छुरी है, अब बनवा के लाए हैं, अब उसको अगर छोड़ दीजिएगा ऐसे तो 10-15 दिनों के बाद उसका रंग ना परत जो है सीधे धुंधला हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसके ऊपर ना हम लोग थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे, ग्रीस लगा करके एक कपड़ा या कागज से उसको क्या कर दीजिए, लपेट दीजिए, और लपेट करके उसको छोड़ दीजिए। अब छोड़ दीजिएगा ना तो देखिएगा फिर 15 दिन 20 दिनों बाद जरूरत होगी तो उसको कपड़ा को हटाइए, एक कपड़ा से इसको क्या कीजिए, पोंछ दीजिए, फिर तलवार चमचमाती नजर आएगी आपको, नहीं आएगी। यानी कहने का अर्थ है कि अगर जंग लगने से बचना है तो क्या लगाना है उसको, तेल या ग्रीस। अब उसमें गमकौआ तेल नहीं लगा देना। हाँ, अभी देख रही है, सोच रही है कि घर में जो सेंटेड वाला लाए हैं पप्पा गमगौआ तेल, वही खिड़की में सामने औंस देंगे, मार चमेटा से पप्पा सीधा कर देंगे तोरा। लड़कियां लोग ऐसे बुर्बक होती है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, और उसमें मनीषा तो और सबसे आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, उसको तब पेंट कर देंगे, हो गया। अब आगे चलेंगे हम लोग, उस पर हम लोग जस्तीकरण कर देंगे। देखिए कुछ ऐसे धातु है ना वो ज्यादा जंग लगती है, कुछ ऐसे धातु हैं जिसमें जल्दी जंग नहीं लगती है। जिसमें ज्यादा जंग लगती है और जिसमें कम लगती है उसका दोनों का मेल करते हैं। ज्यादा जंग लगने वाले पर कम लगने वाले धातु से क्या करते हैं, उसका लेप चढ़ा देते हैं, और जैसे ही लेप चढ़ाइएगा ना तो जंग नहीं लगेगी। जैसे साइकिल का रिम देखे हैं, साइकिल का रिम किसका बना होता है, वो टीन का बना होता है। साइकिल का रिम किसका बना होता है, टीन का। इसी तरह से साइकिल का हैंडल किसका बना होता है, लोहा का। साइकिल का स्पोक किसका बना होता है, लोहा का। क्या लोहा का चमक वैसा होता है क्या, नहीं, उस पर क्रोमियम का, जस्ता का, इस सब का क्या करते हैं हम लोग, लेप चढ़ा देते हैं। अब लेप चढ़ा देते हैं तो चम 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 करते रहे। साइकिल नई का खरीद के लाए होंगे, देखिएगा उसका रीमा चमचमाते रहता है, लेकिन जब टूटने जाता है उसको बेचिएगा तो कबाड़ी वाला कहेगा ये टीना है। ये क्या है, टीना के भाव से बिकेगा 6 रुपए किलो। नहीं, अरे मनीषा उसको बेचने के 20 रुपए किलो के फेर में थी कि चलो 20 रुपए किलो लोहा के भाव से बिकेगा, लेकिन वो कह दिया टीना है। नहीं हो, कहने का मतलब ये है कि उस पर किसका लेप चढ़ा दिया जाता है, या तो क्रोमियम का या जस्ता का। कम संक्षारित धातु का लेप चढ़ा देंगे तो अब संक्षारण की क्रिया थोड़ी सी देर होगी। देखिए होगा तो जरूर है, लेकिन थोड़ी सी अब देर से होगी। ऐसे पहले हो जाती, अब होगी देर से। अगर सीधे टीन का अगर बना करके साइकिल का वो रिम भेज दिया जाए, पानी में जाता 15 दिन, महीना दिन में 2 महीना में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। अब कहेगा सर जी तो उसको लोहे की काहे नहीं बना देता, सबसे बढ़िया लोहा का बन जाता तो बड़ा मजबूत होता, नहीं होता, लेकिन मजबूत होता लेकिन लचकदार नहीं होता। साइकिल का रिम अगर लोहा का हो जाए तो लचकदार नहीं होगा, वो जल्दी मतलब क्या कहते हैं उसको, आरामदेह साइकिल चलाना नहीं होता तब। ठीक है। इसलिए किसका बनाया जाता है, उसको टीन का बनाया जाता है। चलिए जो भी है, तो आपने क्या देख रहे थे, धातु को जंग लगने से बचने के तरीके, संक्षारण से बचने के तरीके। पहला क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे, तेल या ग्रीस लगा देंगे। चौथा क्या करेंगे हम लोग, जस्तीकरण कर देंगे। चौथा हमारा क्या है, विद्युत लेपन कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज है मिश्र धातु। अगर ज्यादा जंग लग रही है ना तो उसको क्या कर दो, मिश्र धातु बना दो। मिश्र धातु का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक धातु के बीच में क्या कर दो, अभिक्रिया करा दो। अभिक्रिया कराने के बाद, मिलने के बाद एक पदार्थ बन जाती है, उसको कहते हैं हम लोग मिश्र धातु। कोई पूछे कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक धातु, अथवा एक धातु और एक अधातु। 2 या 2 से अधिक धातु
या एक धातु और एक अधातु मिलकर के जब एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मिश्र धातु। क्या बोलेंगे हम लोग? मिश्र धातु। ठीक है, अब ये मिश्र धातु बन गया, अब ये जल्दी संक्षारित नहीं होगी, जल्दी जंग नहीं लगेगी। जैसे हम जो घड़ी पहने हुए हैं ये स्टेनलेस स्टील है, ये कौन सा है? स्टेनलेस स्टील। इसमें जंग जल्दी नहीं लगती है। देखे है कि नहीं देखे है? ये बहुत सालों से हमारे पास 12 साल से चल रहा है, हो सकता है कि 10 साल और चले नहीं, लेकिन एक हमको मिला था बहुत दिन पहले, हमारी शादी हुई थी तो शादी में मिला था एक ठो घड़ी हमको। ठीक है, तो घड़ी मिला था तो हम पहरे हुए थे, उसमें लिखा हुआ था वाटर रेस्टोरेंट, याद रखिएगा, वाटर रेस्टोरेंट माने पानी प्रतिरोधक। तो हम सोचे कि वाटर प्रूफ है। देखिए उस समय में तो हम क्या किए, उसको ना पहले तो 1-2 दिन स्नान कर लिए पहिर करके, तब कुछ नहीं हुआ। हम कह लिए वास्तव में वाटर प्रूफ घड़ी है नहीं। तो एक दिन ना हम ब्रश कर रहे थे और घड़ी खोल के पानी में रख दिए लोटा वाला में, और जैसे लोटा वाला में रखे कि क्या हुआ ना पता नहीं, घड़ी में पानी उनी घुस गया, बंद हो गया घड़ी। गए मिस्त्री के यहाँ गए तो मिस्त्री कहा जा ठीक है बन जाएगा, 50 रुपया लगेगा। हम बोले ठीक है बना दीजिए। बेचारे बना दिए, फिर कल होकर के आए घर, जब मैंने उसी दिन आए घर, कल होकर के फिर घड़ी बंद हो गई। हम बोले अरे भाई 50 रुपया लगा, फिर खराब हो, फिर उससे पूछे गए तो अगले बार तो बोला कि फिर 50 रुपया लगा। 2 बार 3 बार दिए, तब उसके बाद कहे कि जो हो भाई ऐसा कीजिए ना, घड़ी आप ले लीजिए, हमको जो ही दीजिएगा दीजिए, 50-50 रुपया लगा देते हैं आपके यहाँ, कल होकर के पहिरबो नहीं करते हैं, फिर खराब हो जाता है। तो उसको छोड़ दिए, फेंक दिए घड़ी को। समझे ना? तो ऐसा मत कर लेना आप लोग भी गलती, वाटर रेस्टोरेंट लिखा हुआ हो तो समझिएगा पानी प्रतिरोधक जाके रखने दीजिएगा। हाँ, तो चल रहे थे हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रेस्टोरेंट नहीं, सॉरी, ये स्टेनलेस स्टील के बारे में। इसमें कई प्रकार के क्या रहते हैं? मिले रहते हैं मिश्र धातु नहीं। चलिए उसी तरह से जैसे हमारा सोना है, सोना सोना भी एक प्रकार का शुद्ध है। इसका 24 कैरेट शुद्धता होती है। इसकी कितनी होती है? 24 कैरेट शुद्धता, याद रखिएगा। लेकिन शुद्ध सोना का आभूषण बनता नहीं है। कोई दुकानदार के यहाँ जाइएगा तो कहेगा ए हमारा सोना बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन याद रखिएगा वो शुद्ध सोना होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शुद्ध 24 कैरेट का सोना का आभूषण नहीं बनता, वो भंगूर होता है। परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि शुद्ध सोने का आभूषण क्यों नहीं बनता है, 24 कैरेट सोने का आभूषण क्यों नहीं बनता है? इसलिए क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होगा ना, याद रखिएगा क्या होगा? वो अशुद्ध होगा। 24 कैरेट का सोना क्या होगा? वो क्या होगा? अशुद्ध होगा। 24 कैरेट वाला, सॉरी, शुद्ध होगा लेकिन भंगूर होगा, गलती हो गया। क्या होगा? शुद्ध होगा लेकिन भंगूर होगा, उसका आभूषण नहीं बनता है। अब उसको किस क्या करेंगे? उसमें हम लोग 24 कैरेट का जो होगा सोना, तो इसमें क्या करेंगे? हम 22 कैरेट सोना लेंगे और 2 कैरेट चांदी लेंगे। ये सोना और ये क्या लेंगे हम लोग? चांदी। अब जब दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तब बनेगा, तो ये होगा शुद्ध, समझिए, आभूषण। तब आभूषण शुद्ध। लेकिन कहिएगा सर जी डुप्लीकेट कभी कभी आभूषण कहता है, तो क्या करेगा दुकानदार? ये 20 कैरेट सोना देगा और 4 कैरेट चांदी के बदले में तांबा दे देगा। देखिए डुप्लीकेट यहां हो गया, नहीं हो गया कि उसको 22 कैरेट सोना देना था और 2 कैरेट चांदी देना था, लेकिन वो करेगा नहीं। करेगा क्या? 20 कैरेट देगा सोना और 4 कैरेट चांदी के बदले दे देगा तांबा। लो, हो गया डुप्लीकेट। अब वो पहनिएगा महीना में लाके, अब 1 महीना 15 दिन पहनिएगा तो रंग हो जाएगा काला। देखिए हमारा जो है ना ये हनुमान जी एकदम शुद्ध 24 कैरेट का है, 24 नहीं 22 कैरेट समझिए, एकदम कितना लगभग 7-8 साल से पहन रहे हैं, एकदम चमचम चम अभियो कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वही देखिएगा, एगो आता है कौन 750 करके आता है मार्केट में, नहीं ये हमारा है 900, शायद 16 या 12 होगा, हमको याद भी नहीं है। लेकिन वो जो आता है 750 वाला इतना चमचमाता नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास था, उतना नहीं चमचम करता है। इसका मतलब है कि ये शुद्ध है। इसमें 22 कैरेट क्या होगा? सोना और 2 कैरेट क्या होगी? चांदी। लेकिन वही जो है 20 कैरेट सोना और 4 कैरेट तांबा दे दिया तो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ठीक है ना? चलिए हमें अशुद्ध शुद्ध से मतलब नहीं है, अभी हम दुकानदारी नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या है इसका मतलब है कि यहाँ पर मिला दिए है तो बन गया कौन सी? मिश्र धातु। क्या बन गया? मिश्र धातु। ऐसे कई मिश्र धातु हैं जो आपकी परीक्षा में पूछते हैं। याद रखेंगे पहला हमारा मिश्र धातु है वो तांबा रहता है उसमें 80% और जस्ता रहता है 20%, जिसमें हम लोग कहते हैं पीतल। उसको क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए 80% आप क्या देंगे? कॉपर, और प्लस 20% क्या देंगे? जस्ता, तो क्या बनेगा आपका? पीतल। अब पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ होती है? तो बर्तन बनाने में, नली बनाने में, पाइप विप बनाने में, कारतूस गोली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब परीक्षा में पूछता क्या है, सो देखिए, पूछेगा पीतल के अवयव कौन है? पीतल मिश्र धातु है तो पीतल के अवयव कौन है? तो आप रखेंगे तांबा और जस्ता।
पूछेगा तांबा का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 80, और जस्ता का प्रतिशत मात्रा कितनी, 20। इसी तरह से आपसे पूछेगा कांसा, ब्रोंज, तो ब्रोंज में कितना, तो 90% तांबा, 90% तांबा और 10% टीन। यानी कांसा जो होता है उसमें टीन रहता है, तांबा के साथ क्या मिला होता है, टीन। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, इसके अलावे सिक्के, जहाज इत्यादि बनाने में किया जाता है। एक शोल्डर होता है, शोल्डर समझ रहे हैं ना, जो हम लोग धागा टांका लगाते हैं हथियार में, लोहा उल्हा में, तो उसको बनाने के लिए टीन रहता है 50% और शीशा रहता है उसमें 50%, दोनों 50-50%, ठीक है। इसी के अलावा और सारे हैं, ड्यूरेल्यूमिन है, उसमें एल्यूमिनियम रहता है 95%, तांबा रहता है 3%, मैग्नीशियम 1%, है ना, ऐसे करके। तो ये सब आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछता है। ऐसे इसका नोट्स हम आगे जब पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे बारी बारी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो वहां पर हम देंगे आपको, अभी नहीं, लगभग अक्टूबर में हम इसको देते हैं सारे बच्चों को नोट्स बना बना करके, तो उस समय हम क्लास में देंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग याद रखिएगा, ऐसे हमारे मतलब चैनल पर भी पीडीएफ मिल जाएंगे, उस समय में आप देख सकते हैं। चलते हैं अब मिश्र धातु का। देखिए अभी हम लोग जानते हैं मिश्र धातु के बारे में, क्या पहले भारत के लोग भी जानते थे मिश्र धातु के बारे में? हाँ, पहले भी लोग जानते थे मिश्र धातु के बारे में। अब जब दिल्ली जाइएगा, दिल्ली में कुतुब मीनार है, कौन मीनार है, कुतुब मीनार। लगभग कब का कहानी है ये, तो 1206 ईस्वी में। हमारे भारत में जो ऐबक वंश थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जब हमारे दिल्ली के शासक बने थे, वह कब बने थे, 1206 ईस्वी में। तो 1206 हुआ तो 1215, 1220, यही एवरेज होगा, नहीं होगा। और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार बनाई जिसका नाम है कुतुब मीनार। उन्होंने पूरा नहीं किया था, उनकी बेटी इल्तुतमिश ने वो पूरा किया था। बना ही रहे थे तो वो मर गए थे, तो उनकी बेटी जो थी वो पूरा की थी उसको। लेकिन फिलहाल समझिए कि उस मैदान में, यानी कि कुतुब मीनार के जो फील्ड है, प्रांगण है, उसमें 8 फीट लंबी, 8 फीट ऊंची, यानी हम लोग 5 फीट का सामान्य था, तो हमसे रखिए लगभग 2 हाथ ऊपर, नहीं इतना। और उसका वजन कितना है, तो 6000 केजी, 6000 केजी का एक लौह स्तंभ है। और लौह स्तंभ इतने सालों से हैं और तब से अभी तक जंग नहीं लगी है। इसका मतलब क्या समझे, कि वो लोग भी, पुराने समय के लोग भी मिश्र धातु बनाने का काम जानते थे कि धातु को जंग लग जाती है, तो इससे बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इस्पात का, या जंग लगने से बचाने के अन्य तरीके जानते थे, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, समझ गए। परीक्षा में पूछेगा मिश्र धातु, तो दो धातु या एक धातु एक अधातु के मिलने से एक पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं हम लोग मिश्र धातु। किसी को कोई दिक्कत? और कुछ मिश्र धातु हमने जब बताया, जैसे पीतल, तांबा 20%, सॉरी तांबा 80%, जस्ता 20%। जैसे कांसा, तांबा 90% और टीन 10%। इसी तरह से आप याद रखेंगे और उसका उपयोग याद रखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के लिए इतने ही। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ समझ में आई होगी तो समझ ही रहे हैं कि आपको तो लाइक करना बनता है। बाकी तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लेकर के आ रहे हैं इसके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। तब तक आप इंतजार कीजिए, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। अब हंस रही है, तू काहे हंस रही है जी?